नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी नौजवान भाई बहनों का आपके अपने YouTube चैनल नुक्कड़ एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आप इस चैनल पर जिस सोच के साथ आए हैं, मैं संदीप कुशवाहा सभी भाई बहनों का हृदय की गहराई से वंदन अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ आपका मूल्यवान समय नष्ट न करते हुए आज के टॉपिक पर आते हैं। मित्रों, आज का टॉपिक है जो कि आज का टॉपिक समास है, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, इसी के साथ आज का मोटिवेशनल कोट है जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा। पढ़ रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सुन लीजिएगा आपको ध्यान से। जब भी पढ़ाई करने बैठें सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर जाएंगे। दोस्तों, टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। किसका? शब्दों का। समास में शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है, जबकि संधि में वर्णों का संक्षिप्तीकरण होता है। जैसे ये शब्द लिखा है राजकुमार, ये संक्षेप में पहले से ही लिखा है। अगर इसको लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा राजा का कुमार। ये आपका समास विग्रह हो गया। जब इसका संक्षिप्तीकरण कर देंगे तो ये आपका राजकुमार बन जाएगा। यहाँ पे ये शब्द थे राजा और कुमार, इन दोनों का जब संक्षिप्तीकरण किया गया तो ये बन गया राजकुमार। यहाँ पर समास में शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है और संधि में वर्णों का। जैसे मैंने संधि में वर्णों का कैसे होता है ये बता दूं, लेकिन संधि टॉपिक अलग है, बाद में मैं पढ़ा दूंगा संधि। जैसे मैंने ले लिया महेंद्र महेंद्र में संधि, महेंद्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा महाधन इंद्र होगा। तो जब इसका संधि विच्छेद होगा तो इसमें ये आ है और इसमें ई है। आ प्लस ई मिलकर के क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। ये मैंने वर्णमाला वाली वीडियो में बहुत ही डीपली समझाया है, तो वहाँ पे आप समझ लेना जाकर, वीडियो देख लेना जा करके। तो ये वाला जो स्वर है आपका ए, ये इस प्रकार से होगा। ए की मात्रा जिस भी संधि पर, जिस भी वर्ड पर ए की मात्रा मिल जाए वहाँ कौन सी संधि होगी? वहाँ पर आपकी गुण संधि होगी। ये आपका गुण स्वर है ए। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आ प्लस ई, यहाँ पर दो शब्दों का नहीं, दो वर्णों का, दो शब्द ले लिए, उनका जो वर्ड है, उनके अंतिम वर्ड, पहले पद का अंतिम वर्ड, दूसरे पद का प्रथम वर्ड, उनमें क्या हुआ? संधि हुई है। तो आप समझ गए होंगे समास में क्या होता है? शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है और संधि में वर्णों का होता है। समास का विग्रह होता है और संधि का विच्छेद होता है, ये याद रखना आप। तो परिभाषा है समास की कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नवीन होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए, नहीं कि उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। मतलब ऐसे शब्द लेना चाहिए हमको जिनका कोई नवीन अर्थ सृजित हो, नवीन अर्थ होना चाहिए। समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद को पहला पद कहते हैं, उत्तर पद को दूसरा पद कहते हैं। जैसे कि राजकुमार लिखा हुआ है, इसमें पहला पद आपका राज है, दूसरा पद या उत्तर पद कौन सा है? कुमार है। इसमें प्रधान पद होता है, गौण पद होता है। अब ये जान लीजिए कि प्रधान पद किसको कहते हैं, गौण पद किसको कहते हैं। जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है, मतलब दो पद होते हैं, दोनों पद में जिसमें अर्थ पर बल पड़ेगा वो कौन सा होगा? वो प्रधान पद होगा। गौण पद कौन होगा? जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़े। मतलब अब ऐसे समझ लीजिए मेरी भाषा में, जैसे यहाँ पे कोई दो शब्दों से मिलकर समास बनती है, इसमें एक ऐसा खंड होगा जो सक्रिय दिखेगा
और एक ऐसा होगा निष्क्रिय दिखेगा। सक्रिय वाला प्रधान होगा, निष्क्रिय वाला गौण होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से देख लीजिएगा। अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। मैं आपसे वादा करता हूँ आज की वीडियो में समास इस तरीके से पढ़ाऊँगा आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। मेरा नाम याद रखेंगे कि किसी ने समास पढ़ाया था। समास का विग्रह होता है। समास का विग्रह होता है। विग्रह कैसे कहते हैं? शब्दों के मेल को समास कहते हैं। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। संधि का विच्छेद होता है। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास विग्रह, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे अभी मैंने कहा था, जैसे लिखा है राजकुमार, राजकुमार, तो राजकुमार के सभी पदों को अलग अलग किया जाए तो इसका विच्छेद होगा, विग्रह होगा। सॉरी, समास का विग्रह होता है। विग्रह होगा राजा का कुमार, राजा का कुमार। ये क्या हो गया? ये समास विग्रह हो गया। जैसे लिखा है इसमें नील कमल, नील कमल, तो नील कमल क्या? एक समस्त पद है। समस्त पद है, इसी को समासिक पद भी कहते हैं। नीला है कमल, इसका जो विग्रह होगा वो होगा नीला है जो कमल। इसका समास विग्रह क्या है? इसको समास विग्रह कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है। जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि 1 सेकंड में समास पहचानने की ट्रिक। बिल्कुल सही सुना आपने। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसका जो कीवर्ड है वो देखिए, कीवर्ड अथवा पासवर्ड। अगर आपने पासवर्ड सीख लिए इसके तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब बता ही चुका हूँ मैं, पहला पद प्रधान होता है। पासवर्ड है पहला पद उपसर्ग होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होगा? उपसर्ग होगा। उपसर्ग आप जानते ही हैं, जो किसी भी शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग, पासवर्ड है उपसर्ग। उपसर्ग अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा। जो प्रधान होगा वो क्या होगा? उपसर्ग होगा। पहला पद अव्यय होगा। अव्यय क्या होता है? जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े, के कारण कोई परिवर्तन ना हो। लिंग वचन कारक के कारण कोई कारक के कारण कोई परिवर्तन ना हो, वहाँ क्या हो? वो अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय शब्द जैसे मैं लिख दूँ भरपेट, भरपेट, यहाँ पे भर है अव्यय। अब जब कोई सेंटेंस बनाए, वह लड़की भरपेट खाना खाती है, तो भरपेट पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। अब सेंटेंस लिंग परिवर्तन कर लीजिए, वह लड़का भरपेट खाना खाता है, तो यहाँ पे लिंग परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो भरपेट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। पूरे सेंटेंस में यानी कोई कुछ भी ले लो, लेकिन भरपेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, मतलब जो इसमें जो अव्यय हैं, प्रतिदिन अव्यय हैं, उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो वो जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। उपसर्ग कौन कौन से आएंगे? अनु, आ, प्रति, वर, यथा, यावत, हर आदि, ये उपसर्ग हैं। जब भी अव्ययी भाव समास देखें उसमें क्या देखेंगे? 3 चीज़ें, कि पहला पद प्रधान होगा, पहला पद उपसर्ग होगा, पहला पद अव्यय होगा। समास खत्म, अव्ययी भाव समास खत्म। जैसे कि लिख दूँ मैं प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, आ जन्म में आ उपसर्ग है, यथा में अव्यय है यथा, अनु में उपसर्ग है, भरपेट में अव्यय है, प्रति उपसर्ग है, हाथों हाथ, हाथों हाथ। अब कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ हाइफन चिन्ह मिल जाए वहाँ पर कौन समास? द्वंद्व समास। ये गलत कहते हैं, क्योंकि कभी कभी अव्ययी भाव समास में भी हाइफन का चिन्ह मिलता है। जैसे कि लिखा है हाथों हाथ। अब मैं ट्रिक बता दूँ इसकी, जब भी समान वर्ण मिले, जब भी समान वर्ण मिले, हाथों हाथ, यहाँ पहला पद भी हाथ है, दूसरा पद भी हाथ है, हाथों हाथ, रातों रात, दिन दिन, एक जैसे वर्ण मिले, उनके बीच में हाइफन का चिन्ह मिले तो अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। यथा समय, यथा में, यथा क्या है?
अव्यय शब्द हर घड़ी, हर घड़ी को लिखेंगे, समास विग्रह करेंगे तो घड़ी घड़ी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घड़ी घड़ी लिखेंगे। तो इसमें क्या आया? हाइफन का चिन्ह आया। तो कौन सा? अव्ययी भाव समास। कैसे? क्योंकि पहला पद भी घड़ी, दूसरा पद भी घड़ी, दोनों में समान वर्ण आए तो अव्ययी भाव समास। सॉरी, मिस्टेक, गलती हो गई, कहाँ चला गया? सॉरी मित्रों, वो PDF क्लोज हो गई थी। अब पढ़ेंगे हम लोग द्विगु समास। क्या पढ़ेंगे? द्विगु समास। तो द्विगु समास बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से। इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होगा या फिर विशेष होगा। अभी मैं विशेष बताऊंगा क्या होता है। केवल इतना याद रखिए, उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा। बाद वाला पद दूसरा पद प्रधान होगा। द्विगु समास। अब यहाँ पे जो द्विगु लिखा हुआ है, द्विगु का मतलब यहाँ दो समझिए। दो क्या है? एक संख्या है। दो क्या है? एक संख्या है। तो यहाँ पे पासवर्ड बना कि पूर्व पद संख्यावाची। क्या पासवर्ड बना? कि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण। पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होना चाहिए, क्योंकि द्वि का मतलब यहाँ पे दो है। अब और एक बता दूँ, भोजपुरी भाषा ज़्यादातर बिहारी लोग क्या बोलते हैं? एगो, दो गो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, तो वो संख्याओं को ही बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है? द्विगु है। आप समझ गए होंगे द्विगु में क्या होता है। जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो वहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास। एक और पासवर्ड है कि समूह अथवा समाहार की बात की जाए, समूह अथवा समाहार की बात की जाए तो वहाँ पे द्विगु समास। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, सप्त सिंधु। सप्त का मतलब सात, दो पैर मतलब एक पैर इधर की एक पैर उधर की, उसी को दो पैर के, दो पैरों का समाहार। त्रिलोक, त्रि मतलब तीन, तीन लोकों का समूह। चौराहा, चार राहों का समाहार। पंचमणि, पांच मणियों का समूह। सप्ताह में सात आया। मतलब आप देखेंगे सभी समासों में पहला पद कैसा है? संख्यावाची विशेषण है। संख्यावाची विशेषण है। द्विगु में संख्यावाची विशेषण है। पासवर्ड यही है और द्विगु समास खत्म। अब आते हैं हम लोग द्वंद्व पर। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा? द्वंद्व समास में क्या होगा ये जान लो आज। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ मैंने बनाया है यहाँ पे झगड़ा। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ बनाया है झगड़ा। इसमें क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जब भी पूछा जाए किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पासवर्ड है मित्रों, पासवर्ड है यहाँ पे झगड़ा प्रतीत हो, एक दूसरे के विलोम हो, एक दूसरे के पूरक हों, बीच में हाइफन चिन्ह मिले, बीच में हाइफन चिन्ह मिले तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। कैसे? ये भी जान लीजिए कि जैसे कोई समास मैंने लिया, जैसे मैंने लिया दिन और रात, दिन रात, दिन रात, इसी से आप समझ जाएंगे पूरी कंडीशन क्या है यहाँ पे। जैसे मैंने दिन रात लिया, अब बीच में किसका चिन्ह आया? हाइफन का चिन्ह आया। किसका आया? हाइफन का चिन्ह आया। दिन का विलोम क्या होता है? रात होता है। जैसे मैं लिख दूँ माता पिता, माता पिता, तो माता पिता में बीच में हाइफन का चिन्ह है। लेकिन माता और पिता एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। ये शब्द हमेशा एक के बाद ही आता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे एक दूसरे के विलोम हो, पूरक हो, बीच में किसका चिन्ह है? हाइफन का चिन्ह है। ये हाइफन का चिन्ह होता है, हाइफन का चिन्ह है। इनके विग्रह करने पर, इनके समास विग्रह करने पर कौन से शब्द मिलेंगे आपको? हमेशा और मिलेगा, अथवा मिलेगा, या मिलेगा, एवं मिलेगा। ये शब्द आएँ, ये शब्द मिलें तो द्वंद्व समास होगा मित्रों। कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। आप कभी भूल नहीं पाएंगे। समास को इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो मित्रों सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें, और लाइक भी कर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और शेयर भी कर दें जिससे कि दूसरों का भी भला हो। नीले नाले, पाप पुण्य,
सॉरी नदी नाले, नदी और नाले, नदी स्वच्छ होती, नाला गंदा होता है, एक दूसरे का विलोम है। पाप पुण्य, पाप एक बुरी चीज़ है, पुण्य एक अच्छी चीज़ है। सुख दुख हमेशा विलोम मिलेंगे, दूसरे के पूरक मिलेंगे, बीच में किसका चिन्ह होगा, हाइफन का चिन्ह होगा। गुण दोष आगे पीछे, राजा प्रजा, नर नारी, राधा कृष्ण, ठंडा गर्म, अपना पराया। बताइए जो कुछ मैंने बताया पासवर्ड के अकॉर्डिंग, अगर उसमें से कुछ भी डिफरेंट मिला हो तो आप मुझे बताइए कमेंट करके। इसी क्रम में आपका अगला समास है बहुब्री समास। कौन सा समास, बहुब्री समास। बहुब्री समास की एक खास बात है कि इसमें दोनों पद जो होते हैं वो अप्रधान मतलब गौण होते हैं। इसमें जो तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति की, इसमें जो दो पद होते हैं दोनों पद कैसे हो जाएंगे, दोनों पद अप्रधान हो जाएंगे। मतलब इसमें तीसरा पद कोई आके मज़ा ले जाएगा, तीसरा पद कोई आएगा और वो अन्य मतलब जा कर के उसकी प्रधानता हो जाएगी। जैसे कि पासवर्ड इसका यही है कि अन्य पद प्रधान। इस पासवर्ड से याद रखना कि बहुब्री समास में अन्य पद प्रधान होता है। दोनों पद मिल करके किसी तीसरे की ओर संकेत, पासवर्ड एक और मिला, संकेत किसकी ओर, तीसरे की ओर संकेत करते हैं। मुझे लगता है कि इस समास में देवी देवताओं के नाम अथवा राक्षस दानव आदि का वर्णन होता है। देवी देवताओं के नाम आए, देवी देवताओं का वर्णन हो, राक्षसों का वर्णन हो, उसमें अधिकतर बहुब्री समास होता है। ऐसा कहीं पुस्तक में नहीं लिखा है, ये मैंने सोच करके अपनी तरफ से लिखा है। जैसे कि लंबोदर, दशानन, चक्रपाणी, महावीर, चतुर्भुज, पंकज, पीताम्बर, निशाचर, त्रिलोचन, मृत्युंजय। अब मैं बता दूं, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन, गणेश, मतलब तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, दो शब्द से मिल करके तीसरा वर्ड मिल रहा है, दशानन। अब सोच रहे होंगे आपके यहाँ पे 10 आ रहा है तो द्विगु समास हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है दशानन सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो कौन है, वो है रावण। मतलब आप किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, 10 सिरों वाला, 10 आनन वाला अर्थात रावण। चक्रपाणी अर्थात कौन, विष्णु। महावीर हनुमान होते हैं। चतुर्भुज 4 मुख हैं जिसके, विष्णु। पंकज मतलब किसको बोलते हैं, पंकज, कमल को बोलते हैं, तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है। पीताम्बर, पीले हैं, अंबर मतलब वस्त्र जिसके, विष्णु। निशाचर, निशाचर यहाँ मतलब राक्षस से हो रहा है बात। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन मतलब 3 आँखों वाले, कौन, शिव। मृत्युंजय, इनको भी मृत्युंजय किसको कहते हैं, महामृत्युंजय, भगवान शिव को कहते हैं। मतलब तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। पासवर्ड क्या है, किसी तीसरे, दो व्यक्ति मिल करके, दो शब्द मिल करके तीसरे की ओर क्या कर देंगे, संकेत कर देंगे, तीसरे पद को क्या करेंगे, प्रधानता कर देंगे। बहुब्री का मतलब आप सब पर भारी, आपका मतलब आप पे भारी नहीं, यहाँ पे जितनी समास होती है सब पे भारी। अगर ऑप्शन में है बहुब्री तो आप बहुत सोच समझ कर आंसर लगाइएगा, क्योंकि बहुब्री सब पर भारी पड़ जाता है। जब द्विगु, कर्मधारय, बहुब्री तीनों ऑप्शन में हो और आपको समझ ना आए, तब सब पर भारी समास बहुब्री को ही चुनेंगे, तब बहुब्री को ही चुनेंगे। क्योंकि समास में बता दूं, त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्रिनयन। अब यहाँ सोचेंगे द्विगु भी होगा, आप सोचेंगे कर्मधारय भी होगा, आप सोचेंगे बहुब्री होगा, तो बहुब्री को ही चुने, क्योंकि बहुब्री है सबसे ग्रेट, सब पर भारी। अब आ जाइए कर्मधारय समास पर। कर्मधारय को समझते हैं तब आपको बहुब्री बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। कर्मधारय का मतलब यहाँ पे है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान मतलब बाद वाला पद प्रधान और प्रथम पद गौण। इससे कोई मतलब नहीं है कौन गौण है, केवल ये पता रखिए कि कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें उपमेय की उपमान, उपमेय की उपमान, विशेषण की विशेष से क्या होता है, संबंध होता है। उपमेय का उपमान से, विशेषण का विशेष से संबंध होता है। विशेषण क्या होते हैं ये समझ लीजिए। संज्ञा सर्वनाम
उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेष क्या होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? वो विशेष होता है। अब जब मैं विशेषण और विशेष पढ़ाऊंगा तब वो वीडियो डालूंगा, उसमें आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर केवल आपको पासवर्ड लेना है मेरे से। पासवर्ड क्या? दोनों पदों के मध्य है जो के समान, दो शब्द मिलेंगे, है जो के समान। पासवर्ड है कर्मधारय का है जो के समान। बस इतना याद रखना है। आप जब प्रैक्टिस लगाएंगे तो मुझे एक बार याद करेंगे कि सर ने कुछ बताया था। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल है चरण कमल, चरण के समान कमल, चरणों के समान, कमल के समान चरण, चरणों के समान नहीं, कमल के समान चरण। कमल नयन, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। विग्रह करने पर क्या मिलेगा? ये मिलेगा। जब समास का विग्रह करेंगे तो ये शब्द मिलेंगे हैं जो के समान। जैसे कि मैं एक आपको बता दूं, नीलकंठ समास ले लूं। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ का मतलब नीला है कंठ जिसका। तो यहाँ पे तीसरे व्यक्ति की अभी बात नहीं हो रही है। अगर ऑप्शन में बहुब्री होता तब तो आप लगा के आते, लेकिन यहाँ पे कर्मधारय की बात हो रही है। तो समास विग्रह करने पे क्या मिला? है मिला। क्या मिला? है। क्रोध अग्नि, कनक लता, कनक के समान लता। इसका जब विग्रह करेंगे कनक लता का तो ये होगा कनक के समान, कनक के समान लता, कनक के समान लता। तो यहाँ पे क्या है? के समान। विग्रह करने पे क्या मिला? के समान। यही तो मैंने बताया हूँ। पासवर्ड क्या मिल जाए? है जो मिल जाए, के समान मिल जाए, विशेषण विशेष मिल जाए, उपमेय उपमान मिल जाए, उपमेय की उपमान से तुलना करी जाए। जैसे कि कमल नयन, नयन मतलब आँखें, कमल के समान आँखें मतलब कमल के समान नयन। तो यहाँ पे देखिए कमल से किसकी तुलना की जा रही है? नयनों की। किसकी विशेषता बताई जा रही है? कमल के समान नयनों की। चंद्रमुख, चंद्र के समान है जो मुख, चंद्र के समान है जो मुख। चंद्रमुख का मतलब यही तो हुआ। चंद्रमा की विशेषता किससे की जा रही है? किसी के मुख से की जा रही है। आप समझ गए होंगे कर्मधारय समास को। अगला समास है हमारा सबसे सरल। जी हाँ मित्रों, सबसे सरल समास। तो यहाँ पर जो तत्पुरुष समास है इसके कारकों के आधार पर 6 भेद बताए गए। कितने भेद? कारकों के आधार पर 6 भेद बताए गए हैं। तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। विभक्तियाँ ये जो बीच में लिखी हुई हैं इनको बोलेंगे विभक्तियाँ। क्या हैं? विभक्तियाँ। कर्म तत्पुरुष में दूसरी विभक्ति होती है, करण तत्पुरुष में तीसरी होती है, संप्रदान में चौथी होती है, अपादान में पंचमी विभक्ति, संबंध में छठवीं विभक्ति और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति। इनके चिन्ह भी समझ लीजिए, पहचान चिन्ह। अगर कहीं पर कर्म तत्पुरुष होगा तो उसका पहचान चिन्ह होगा कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, यहाँ पर दान देने का बोध हो, अपादान से अलग होने के संबंध में, किसी से डरने में, रक्षा करने में। संबंध तत्पुरुष का, के, की, रा, रे, री, ये जो विभक्तियाँ हैं ये किसको दर्शाती हैं? ये चिन्ह किसको दर्शाते हैं? इनके संबंध को दर्शा रहे हैं यहाँ पर। का, के, की, रा। अधिकरण में क्या है? मैं पर। अधिकरण में क्या होता है? पहचान चिन्ह मैं और पर। अब अपन पढ़ते हैं इनके थोड़े बारे में। इसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। पासवर्ड है, केवल एक ही पासवर्ड है इसका। कारक चिन्ह अथवा विभक्तियों का लोप होता है। कैसे? जहाँ कारक चिन्हों और विभक्तियों का लोप हो। मैंने बता ही दिया कारक चिन्ह होते हैं के लिए,
का, के, की, रा, रे, री, ये सब क्या है, विभक्तियों का चिन्ह ही तो हैं। इनका लोप हो जाएगा तो कौन सा तत्पुरुष, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष में भी 6 बताए हैं आपको, तो जब भी पूछे तत्पुरुष में भी कौन सा, तत्पुरुष में भी कौन सा, तब उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा देखिए, जैसे लिखा हुआ है राजकुमार, राजकुमार। अब यहाँ पे लिख दिया राजा का कुमार, ये क्या विग्रह है, इसमें संबंध कारक है। कैसे कि जो का आया है, का, ये मैंने बताया था आपको अभी अभी, यहाँ पे का जो आया है वो कहाँ पे आया है, वो संबंध में है। किस में है, संबंध में है। का, के, की, रा, रे, री, तो संबंध में तत्पुरुष में भी कौन सा कारक, संबंध तत्पुरुष, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अब विभक्ति पूछता तो 6वीं विभक्ति तत्पुरुष समास। कैसे जाना, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका कारक चिन्ह पहचान लिया, कारक चिन्हों का लोप हो रहा है। तो देखिए कारक चिन्ह का क्या हो रहा है, लोप। यहाँ पे का लोप होकर के क्या बना, राजकुमार बना। गगनचुंबी, जैसे दे दिए गगनचुंबी, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी का विग्रह होगा। तो यहाँ पे को चिन्ह आ रहा है, इनके जब विग्रह करेंगे तो क्या रहा, को, और को चिन्ह किस में आ रहा, कर्म को, तो कौन सा तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। भयाकुल, भय से आकुल, रेखांकित, रेखा से अंकित, इनकी जब विग्रह करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, से चिन्ह मिलेगा। तो से किस में आता, करण से, करण तत्पुरुष में से आएगा। कर्म को करण से। नेक्स्ट है प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, गौशाला, गांव के लिए शाला, गायों के लिए शाला। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे के लिए आ रहा है, अर्थात संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि किसी को दान देने में और के लिए विभक्ति आ जाए, के लिए कारक चिन्ह आ जाए तो कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट है आपका देश निकाला, देश से निकाला, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। अभी मैं बता दूं आपको, गंगा हिमालय से निकलती है तो से इसमें भी आ रहा है और से कर्ण में भी आता है, लेकिन से जो अपादान में होता है वो किस लिए होता है, वो इसलिए होता है कि वहाँ से अलगाव हो रहा है, मतलब वहाँ से चीज़ अलग हो रही है, कोई भी वस्तु। तो अब देश निकाला मतलब देश से निकाला जा रहा है उसको। पाप मुक्त, पापों से वो मुक्त हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जहाँ अलग होना, अलगाव पाया जाए वहाँ पे अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट है आपका राजपुत्र और विद्यासागर, राजा का पुत्र, विद्या का सागर। इनका विग्रह होगा राजा का पुत्र और इसका होगा विद्या का सागर। क्या होगा, विद्या का सागर, विद्या का सागर। तो यहाँ पे का आ रहा है, अभी मैंने बताया था का, के, की, रा, रे, री आया तो कौन सा, तत्पुरुष समास। अब आ जाते हैं अधिकरण पर। तो अधिकरण कैसे होगा, शोक मग्न, शोक में मग्न, इसका विग्रह होगा शोक में मग्न, शोक में मग्न। तो यहाँ पे मैं आ रहा है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो यहाँ पर भी मैं आया, मैं पर अगर कहीं पर भी आ जाए किसी भी तो तत्पुरुष तो होगा ही, लेकिन तत्पुरुष के भी अंदर कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष होगा। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने। यदि सेशन समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक कर दें। इसी के बाद मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं आपके लिए, आप क्वेश्चन को बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मुझे लगेगा अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको समझ में आया, मुझे लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, पाप पुण्य, तो पाप पुण्य तो है ही, यहाँ पे है एक दूसरे के विलोम है। यथाशक्ति, ये तो इसमें अव्ययी भाव, क्योंकि यहाँ पे यथा क्या है, एक अव्यय है और अव्ययी भाव समास होगा। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे पहले ही लिखा है अव्यय, अव्ययी भाव समास में क्या होगा, पहला पद अव्यय होगा। राजा, प्रजा, जीवन, मरण, ये सब तो विलोम ही है। तो कौन सा सही है इसमें, इसमें सही होगा यथाशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसी कृत समासिक पद में कौन सा समास है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित,
ये भी कह सकते हैं हम इसको, तुलसी द्वारा रचित। तो तुलसी से के द्वारा किस में आता है बताइए, कर तत्पुरुष। इसमें क्या होगा, कर तत्पुरुष। तुलसी से कृत, तुलसी द्वारा कृत, से के द्वारा किस में आएगा, कर तत्पुरुष में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। नीरस, नीरस में तो है नहीं। देशभक्ति, यथाशक्ति, नीरस में भी नी है, क्या उपसर्ग है। प्रतिदिन में भी प्रति, यथा में अव्यय, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इसमें संप्रदान, कौन सा संप्रदान तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में कर्मधारय शब्द नहीं है। किस शब्द में कर्मधारय शब्द नहीं है। महान है जो पुरुष, राज का पुरुष, राजपुरुष। दान है जो वीर, काला सांप, काला सांप। यहाँ पर भी देखो काला है क्या, विशेषण है, और विशेष क्या है, सांप। तो विशेषण की विशेषता यहाँ पर ही बताई जा रही है, विशेषण और विशेष दिया हुआ है इसमें। दान वीर, दान करने वाला वीर। राजपुरुष, राजा, राज का पुरुष। इसमें तो राज का पुरुष, समझ रहे हैं, राज का पुरुष। तो इसमें तो होगा ही नहीं, इसमें तो संबंध है। महान है जो पुरुष, इसमें कर्मधारय है। दान में सब में है, मतलब किस में नहीं है, तो राज पुरुष में नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें तो कौन सा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अव्ययी भाव समास कौन सा है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास यही यथाशक्ति, क्योंकि ये पे हमें अव्यय शब्द लगा हुआ है। किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता होती है। दोनों शब्दों की प्रधानता होती है द्वंद्व में। किसमें, द्वंद्व में। नेक्स्ट है, नीलकमल में कौन समास है। नीलकमल में, नीला है जो कमल, विशेषण की विशेषता बताई जाए, कर्मधारय है। कौन सा है, कर्मधारय है। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ना पता चले आप द्वंद्व अकेला देख लें, नहीं देखें ना। नहीं है, माता पिता तो है ही, भरा बुला है, भूल चूक है। तपेश्वर नहीं है, तपेश्वर नहीं है। समास का शाब्दिक अर्थ है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेपीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये तो मैंने परिभाषा ही बताई आपको। अब बताओ भाई, जो पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं किसी न किसी। नवरत्न में समास है, नवरत्न में नव क्या है, संख्यावाची विशेषण द्विगु समास है। और बताओ, सेशन अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव प्रतिदिन, कौन है, प्रतिदिन। अव्ययी भाव समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान, बहुब्रीहि, तीसरा पद प्रधान तीसरे पद की ओर संकेत करता है। क्या करता है, संकेत करता है। निशाचर में कौन सा समास, निशाचर। इसमें तो पहले ही से टिक लगा हुआ, बहुब्रीहि होगा। क्या होगा, बहुब्रीहि। देवा असुर में, देवा असुर का जब आप विग्रह करेंगे तो ये होगा देव और असुर, देव और असुर।
अब ज़रा ध्यान दीजिए, देवता और असुर में क्या है, एक दूसरे के विलोम है, मतलब एक तरीके से द्वंद्व है, दोनों में झगड़ा है, झगड़ा पाया जा रहा, तो कौन सा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्रिय में कौन समास है। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क क्या है, होमवर्क ये आपको बताना है। चौराहा में कौन समास, चौराहा में संख्यावाची है, द्विगु समास। नेक्स्ट है, 10 मुख में कौन सा समास है। 10 मुख किसके होते हैं, दशानंद के, वो भी एक ही है, कौन सा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट समास है आपका, निम्न में से एक शब्द द्विगु समास चयन कीजिए। सप्ताह है भाई, सप्ताह संख्यावाची है। दोस्तों अगर सेशन आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी, और लाइक भी कर दें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि लोगों दूसरों का भी भला हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद मित्रों।